सुबह का समय था। आगरा के सबसे बड़े बाजार में एक अजीब खबर आग की तरह फैल रही थी। लोग कह रहे थे कि एक चालाक ठग ने 3 दिनों में 5 बड़े व्यापारी की पूरी जमा पूंजी अपने नाम कर ली। किसी से उसने तलवार नहीं छीनी, किसी का घर नहीं लूटा, किसी को धमकाया भी नहीं। फिर भी सब लोग अपनी मर्जी से उसे पैसे देकर खाली हाथ लौटे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिसने भी उससे हार मानी, उसने ये कहा कि गलती हमारी थी, ठग की नहीं। ये बात सुनकर बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर से बोले, एक आदमी बिना चोरी किए लोगों का धन ले रहा है। अगर आज उसे नहीं रोका गया तो कल पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। बीरबल ने शांत सुर में पूछा, वह करता क्या है? अकबर ने कहा, यही तो कोई नहीं समझ पाया। हर बार नया तरकीबा अपनाता है। इतने में दरबार के बाहर से आवाज आई, हुजूर, वे आदमी खुद मिलने आया है। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया था। दरवाजा खुला। अंदर एक साधारण कपड़े पहने आदमी आया। चेहरे पे हल्की मुस्कान, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। वे किसी राजा जैसा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चलने में ऐसा विश्वास था कि बड़े बड़े व्यापारी भी उसके सामने छोटे लगे। उसने झुककर सलाम किया। मेरा नाम है शेख नसरीन है। लोग मुझे ठग कहते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी की जेब नहीं काटी। जिसने भी पैसे दिए अपनी मर्जी से दिए। दरबार में खुसर पुसर हो गई थी। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, अगर तू निर्दोष है तो लोग बर्बाद कैसे हुए? वह मुस्कुराया, क्योंकि लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। मैं सिर्फ उनकी लालच को आईना दिखाता हूँ। बीरबल उनकी बात से ध्यान से सुन रहे थे। नसरुद्दीन ने बीरबल की ओर देखा। सुना है आपकी बुद्धि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। क्या आप मेरी 3 चुनौतियां स्वीकार करेंगे? दरबार में सन्नाटा छा गया था। बीरबल बोले, अगर चुनौती न्याय के विरुद्ध नहीं है तो स्वीकार है। नसरुद्दीन ने कहा, अगर आप 3 चुनौतियां जीत गए तो मैं जीवन भर किसी व्यापारी से एक भी सिक्का नहीं लूंगा। लेकिन अगर एक भी चुनौती हार गए तो पूरा दरबार के सामने मानना होगा कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अक्ल नहीं, उसकी लालच है। अकबर ने तुरंत हाँ भर दी। पहली चुनौती अगले दिन रखी गई। सुबह राज दरबार के बीचों बीच एक थैली रखी गई। उसमें ठीक 1,000 सोने की असरपिया थी। नसरुद्दीन बोला, इन असरपियों को आज शाम तक 2,000 बनाइए, लेकिन किसी से कर नहीं लेना है, किसी गरीब से पैसे नहीं लेने हैं, राजकोष का उपयोग नहीं करना है। इधर ना किसी से उधार लेना है और ना ही जुए में लगाना है। पूरा दरबार हंस पड़ा। ये कैसे संभव है? सभी की निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने बिना जवाब दिए असरपिया की थैली उठाई और महल के बाहर निकल गए। नसरुद्दीन मुस्कुराया। शाम तक पूरा शहर यह चर्चा कर रहा था कि आज बीरबल हार जाएंगे। लेकिन सूर्य डूबने से ठीक पहले ही बीरबल वापस लौटे। उन्होंने 2 थैलियां दरबार के सामने रख दी। दोनों में 1,000 असरपिया थी। नसरुद्दीन पहली बार चौंका। कैसे? बीरबल बोले, मैंने अपने व्यापार से खरीदी। राजा अगले महीने पूरे राज्य के सैनिकों के लिए घोड़े खरीदने वाले हैं। जो व्यापार अभी पैसा भुगतान करेगा, सौदा पक्का करेगा, उसे पहला अवसर मिलेगा। व्यापारी ने लाभ देखकर 1,000 असरपिया जमा कर दी। बीरबल बोले, ये व्यापार का अग्रिमान था, इधर उधार का नहीं। राजा ने कोई झूठा वादा नहीं किया। खरीदार के बाद नियम के अनुसार हुई। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन नसरुद्दीन ने सिर हिलाया। पहली चुनौती पूरी हो गई, लेकिन उसने के चेहरे पे अभी भी मुस्कान बाकी थी। दूसरे दिन वे एक किसान के साथ लेकर आया। किसान रो रहा था। उसका पूरा गेहूं बारिश और ओले में बर्बाद हो गया था। उसने साहूकार से कर्ज लिया था। अब साहूकार उसका खेत छीनना चाहता था। नसरुद्दीन बोला, इस किसान का कर्जा चुकाइए, लेकिन राजकोष से एक भी सिक्का नहीं लेना है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए। बीरबल किसान को लेकर गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव में 20 किसान की यही हालत है। उन्होंने गांव वाले और व्यापारी की बैठक बुलाई। बीरबल बोले, अगर आज एक किसान डूबा
तो कल बाजार में अनाज कम होगा, अनाज कम होगा तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो व्यापार भी मुनाफा उठाएगा। उन्होंने एक नया व्यापारी बनाया। हर व्यापारी थोड़े थोड़े पैसे लगाएगा, लेकिन हर अलग अलग फसल से थोड़ा अतिरिक्त अनाज देगा। जो नुकसान होगा वे खुद मिलकर बांटेंगे। आज जिसे लोग समझदार कहते हैं वैसा ही समझौता हुआ। सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे गांव का कर्जा उतर गया। व्यापारी को भी भविष्य का निश्चित अनाज मिल गया था। नसरुद्दीन ने देखा कि बिना राजकोष खर्च किए समस्या हल हो गई है। उसने धीरे से कहा, ये उम्मीद नहीं थी। अब तीसरी और आखिरी चुनौती बाकी थी। नसरुद्दीन इस बार पहले से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अगर आप हार गए तो पिछले 3 दिन जीती बेकार हो जाएगी। दरबार में धड़कन तेज हो गई थी। उसने 3 बंद संदूक रखे। पहला संदूक पर लिखा हुआ था सबसे ज्यादा लाभ, और दूसरे पे लिखा हुआ था सबसे कम जोखिम, तीसरे पर लिखा था सबसे बड़ा भविष्य। नसरुद्दीन बोला, इनमें से सिर्फ एक संदूक चुनिए, उसी में राज्य के लिए सबसे अच्छा सौदा है। बाकी दोनों में मेरे नुकसान है, जिसकी भरपाई सालों तक नहीं होगी। सभी दरबारी पहले संदूक की ओर देखने लग गए। सबसे ज्यादा लाभ, ये तो हर व्यापारी चाहता था। कुछ लोग दूसरे संदूक की बात कर रहे थे। कम जोखिम, ये समझदारी थी। लेकिन बीरबल किसी भी संदूक के पास नहीं गए। उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा, इन तीनों संदूक को किसने भरा? नसरुद्दीन बोला, मैंने। बीरबल मुस्कुराए, मैं कोई संदूक नहीं चुनूंगा। पूरा दरबार हैरान था। नसरुद्दीन बोला, ये नियम के खिलाफ है। बीरबल ने शांत सुर में बोला, नियम ये था कि मैं राज्य के लिए सबसे अच्छा सौदा चुनूं। बिना जांच किसी भी बंद संदूक पर भरोसा करना सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। असली व्यापार चमकदार वादे पर नहीं, खुली जानकारी पर फैसला करता है। पहले संदूक खोलेगा, हिसाब देखा जाएगा, फिर निर्णय होगा। नसरुद्दीन कुछ पलों तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से तीनों संदूक खोल दिए। पहले संदूक पर नकली हिसाब किताब थे, जिसमें लाभ बढ़ा चढ़ाकर लिखा गए थे। दूसरे में ऐसी शर्त थी कि धीरे धीरे पूरा मुनाफा खत्म हो जाएगा। तीसरे में खाली कागज थे, जिन पर बाद में कुछ भी लिखा जा सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया था। नसरुद्दीन ने पहली बार सिर झुका लिया। आज तक लोग लालच देखकर पहला संदूक चुनते थे, डरकर दूसरा चुनते थे, सपने में खोकर तीसरा चुनते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि संदूक खोलकर क्यों नहीं देखा जाए। बीरबल बोले, ठगी हमारे झूठ से नहीं होती, कई बार अधूरी जानकारी से भी होती है। नसरुद्दीन ने अपनी कमाई की कई थैलियां दरबार के सामने रख दी। मैंने लोगों की कमजोरियों से धन कमाया। आज समझ आ गया कि सबसे बड़ा व्यापार वे नहीं जो ज्यादा कमाए, बल्कि वे है जो फसल करने से पहले हर बात परख ले। अकबर ने किसान और व्यापारी की ओर देखा। उसी दिन उन्होंने पूरे राज्य में एक नियम बना दिया, कोई भी बड़ा व्यापारी साझेदारी, बीमा, कर्जा या निवेश बिना लिखित शर्त या गवाहों के नहीं होगा। कुछ ही महीनों बाद राज्य में ठगी की घटना कम होने लग गई। व्यापार बढ़ा, किसानों का भरोसा लौट आया और बाजार पहले से अधिक मजबूत हुआ। लेकिन लोग को सबसे ज्यादा एक बात याद रही, वे 3 संदूक, बल्कि वे एक सवाल जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया था। फैसला करने से पहले क्या हमने संदूक खोलकर देखना भी चाहिए था? कुछ ही महीनों बीते थे। आगरा का बाजार पहले से ज्यादा रौनक वाला हो गया था। व्यापारी अब बिना लिखे हिसाब के सौदा नहीं करते थे। किसान भी कर्जा लेने से पहले हर शर्त पढ़वाते थे। लोगों को लगने लगा था कि अब ठगी का जमाना खत्म हो गया। लेकिन बीरबल जानते थे कि ठग कभी एक ही चाल दोबारा नहीं चलते। एक सुबह दरबार शुरू होने वाला था कि महल के बाहर शोर मच गया। 10-11 व्यापारी एक साथ अंदर आए। किसी का चेहरा उतरा हुआ था, किसी की आंखों में गुस्सा था। सबसे आगे खड़ा था एक बूढ़ा व्यापारी। कांपती आवाज में बोला, हुजूर, इस बार हमला हमारे कर्जे से नहीं, हमारी उम्मीद से पैसे छीन लिए गए हैं। अकबर ने पूछा, किसने?
व्यापारी ने जवाब दिया, वही शेख नसरीन। पूरा दरबार हैरान हो गया। अकबर का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन उसने तो कसम खाई थी कि अब किसी व्यापारी से एक भी सिक्का नहीं लेगा। व्यापारी बोला, उसने सच कहा था। उसने हमसे एक सिक्का भी नहीं लिया। हमने खुद उसके नए कारोबार में निवेश किया था। ये सुनकर बीरबल की आंख सिकुड़ गई थी। कौन सा कारोबार? व्यापारी ने बताया। उसने कहा कि सीमा के पार के राज्य से बहुत रास्ते रेशमी आने वाले हैं। जिससे पहले पैसा लगाएगा उसे 3 महीने में दुगना मुनाफा मिलेगा। उसने अपने पास से एक भी पैसा नहीं मांगा। उसने तुम लोगों को साझेदार बनाया। व्यापारी बोला, हमने सोचा कि अब तो वे सुधर चुका है। हमने लाखों की असरफियां लगा दी। दूसरा बोला, पहले महीने उसने थोड़ा मुनाफा भी दिया। तीसरा बोला, दूसरे महीने में भी पैसे मिले। फिर अचानक सभी आवाज एक साथ निकली। वे फिर गायब हो गया। दूसरे में सन्नाटा छा गया था। अकबर ने क्रोध में कहा, सैनिक को भेजो, पूरे राज्य को खोजो। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर सैनिक को रोक दिया। नहीं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बीरबल बोले, अगर नसरुद्दीन भागना चाहता तो पहली चुनौती हारने के बाद भाग जाता। वे जानबूझकर कोई निवेश छोड़कर नहीं गया। सभी लोग चौंक गए थे। बीरबल सीधे उन व्यापारी के गोदाम पहुंचे। उन्होंने हिसाब किताब की बन्नियां मंगवाई। घंटों तक एक एक पन्ने देखे। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी बात पर टिक गई थी। हर भुगतान समय पर हुआ था। हर रसीद असली थी। हर सौदा लिखित था। लेकिन सिर्फ एक नाम बार बार बदल रहा था। कभी माल भेजने वाले का नाम अलग, कभी बैलगाड़ी वाले का नाम अलग, कभी गोदाम का मालिक अलग। बीरबल मुस्कुराए, मिल गया है। व्यापारी घबरा गए। क्या मिल गया? बीरबल बोले, नसरुद्दीन ने पैसे नहीं चुराए, उसने जिम्मेदारी गायब कर दी। किसी की समझ नहीं आया कि बीरबल ने कहा क्या। हर कागज सही थे, लेकिन पूरे व्यापार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आखिरी जिम्मेदारी ले। अगर माल नहीं पहुंचा तो दोषी किसका? अगर पैसा डूब गया तो जवाब कौन देगा? हर जगह नए नाम है। यही असली ठग है। अकबर ने सोच में पड़ गए। उसी समय महल के बाहर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, सीमा के पास एक बड़ा कारवाई रुका हुआ है। उसके साथ शेख नसरुद्दीन भी है। दरबार में हलचल मच गई थी। अकबर ने कहा, इसे बार उसे सीधे जेल में डाल दो। लेकिन बीरबल ने फिर मना कर दिया। नहीं, पहले मैं उससे एक सवाल पूछूंगा। सैनिक नसरुद्दीन को दरबार में लाए। इस बार उसके चेहरे पे पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। बीरबल ने केवल एक बात पूछी, अगर तुम सिर्फ पैसे चाहते तो तुम वापिस सीमा पर क्यों नहीं रुके? नसरुद्दीन ने कुछ पलों तक चुप रहकर बीरबल की ओर देखा। फिर धीरे से बोला, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। इतना कहकर उसने अपनी कमर से एक छोटी सी चाबी निकाली और बीरबल के सामने रख दी। अगर इस चाबी का ताला ढूंढ लिया तो पूरे सच सामने आ जाएगा, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो इस बार पूरे राज्य का नुकसान मेरी सोच से भी बड़ा होने वाला है। दरबार में मौजूद हर आदमी उसी छोटी चाबी को देखने लग गए। किसी ताले की चाबी। नसरुद्दीन किसी नए रहस्य की बात कर रहा था। और क्या सचमुच इस बार सिर्फ व्यापारी का नहीं, पूरे राज्य के खजाने का खेल होने वाला था? यही सवाल लेकर बीरबल वे चाबी उठाई और बिना कुछ कहे दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल ने वह छोटी सी पीतल की चाबी अपनी हथेली पर रखी और बिना कुछ कहे बोले, धीरे से देखने लगे। चाबी पुरानी थी, लेकिन उस पर सुनहरे ताज घिसे निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पीछे हिस्से पर एक छोटा सा निशान बना हुआ था, 11। बीरबल ने तुरंत शाही सुनार को बुलाया। सुनार ने चाबी देखते ही कहा, हुजूर, यह साधारण ताले खोलने वाली चाबी नहीं है। ऐसी चाबियां बड़े बड़े लोहे के संदूक या व्यापारी गोदाम के लिए बनाती थी। और ये निशान, ये तो आगरा के 11 गोदाम की है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अब समझ आ गया है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसी शाम बीरबल कुछ सैनिक और उन व्यापारी को लेकर शहर के बाहर बने 11वें गोदाम पहुंचे। गोदाम बाहर से बिल्कुल बंद था। ताले भी वैसे ही थे। बीरबल ने चाबी डाली, टक, ताला खुल गया। दरवाजा खोलते ही सभी की सांस रुक गई थी। अंदर सोने की असरपियां नहीं थी, रेशमी के गट्टर नहीं थे। पूरे गोदाम सिर्फ कागजों से भरा हुआ था।
सैकड़ों बोरियां, हजारों रसीदें, कर्जे के कागज, समझदारी की संजोते, अलग अलग व्यापारी के मुहारे। एक व्यापारी घबरा कर बोला, हमारा पैसा कहाँ गया? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। वे एक एक बाल्टी पलटने लगे। कुछ ही देर बाद उनकी नजर एक कागज पर जाकर टिक गई। वह नाम किसी व्यापारी का नहीं था, वह महेंद्र दास साहूकार का था। बीरबल ने तुरंत सैनिक को आदेश दिया कि उसे दरबार में बुलाया जाए। दूसरे ने महेंद्र दास कांपते हुए दरबार में आया। वह वर्षों से राज्य का सबसे बड़ा साहूकार माना जाता था। उसने आते ही कहा, मैं निर्दोष हूँ। बीरबल मुस्कुराए, अभी तो हमने कुछ पूछा भी नहीं है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी थी। बीरबल ने उसके सामने वही खाता खोल दिया। बताओ, इन सभी व्यापारियों के निवेश का असली पैसा कहाँ गया? महेंद्र दास चुप हो गया। बीरबल ने अलग पन्ना खोला, फिर अलग। हर पन्ने पर एक ही बात लिखी हुई थी, व्यापारियों का पैसा पहले साहूकार के पास जमा हुआ, फिर अलग अलग नामों पर दर्ज कर कर बाहर भेज दिया गया, और अंत में वह पैसा ब्याज पर उन्हीं व्यापारियों को वापस जाने देने लगा। व्यापारियों की आंख फटी की फटी रह गई। एक व्यापारी ने सिर पकड़कर बैठ गया। मामला हमारे पैसे के नहीं, मुनाफा बनाने का था। बीरबल ने धीरे से कहा, हाँ, पहले 2 महीने तुम जो लाभ मिला वे किसी व्यापारी नहीं, तुम्हारे अपने ही धन से दिया गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तो असली माल अब कभी खरीदा ही नहीं गया? नहीं जहाँपना, और ये सब नसरुद्दीन अकेले नहीं कर रहा था। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, इतना बड़ा खेल अकेले आदमी नहीं खेल सकता, इसके पीछे लोग और हैं। इतने में नसरुद्दीन पहली बार सिर उठाया। उसने महेंद्र दास की तरफ देखा और बोला, अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। महेंद्र दास की आंखों से पसीना आने लग गया था। नसरुद्दीन बोला, मैंने लोगों की लालच पहचान लिया था, लेकिन इस पूरे खेल का मालिक मैं नहीं था। मैं सिर्फ चेहरा था, असली दिमाग कोई और था। दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए थे। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, कौन? नसरुद्दीन ने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई, लेकिन उसने महेंद्र दास की ओर इशारा नहीं किया। उसने दरबार में बैठे एक शाही अधिकारी की तरफ इशारा कर दिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया था। वे अधिकारी वर्षों से राजकोष का हिसाब संभाल रहा था। उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या ये सच है? अधिकारी का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने अभी तक कोई शब्द नहीं कहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। बीरबल उसी अधिकारी की ओर देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब असली लड़ाई ठग की नहीं, बल्कि उस आदमी से थी जिसे पूरे राज्य ने सबसे भरोसेमंद समझ रखा था। दरबार में ऐसा सन्नाटा था कि हर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोल दे। जिस शाही अधिकारी की ओर नसरुद्दीन ने इशारा किया था उसका नाम हरिदास था। पिछले वर्षों से राजकोष के बड़े व्यापारी साझेदारे देखते थे। उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, हरिदास, अगर तुम्हारे पास सच है तो अभी कहो, अगर झूठ हुआ तो अभी कहो, क्योंकि अब एक पल भी चुप्पी अपराध मानी जाएगी। हरिदास कुछ पलों तक खामोश रहा, फिर उसने अपनी पगड़ी उतारी जमीन पर रख दी। जहाँपना, गलती मेरी है। पूरा दरबार शब्द रह गया। हरिदास बोला, मैंने कभी किसी की जेब नहीं काटी, मैंने सिर्फ लोगों का की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया, जल्दी अमीर बनने की चाह। उसने पूरी साजिश बताना शुरू की। सबसे पहले वह बड़े व्यापारी की जानकारी इकट्ठा करता था। इसके पास जितना धन है, कौन ज्यादा मुनाफा चाहता है, किस पर पहले से कर्जा है, कौन जोखिम लेने को तैयार है। फिर नसरुद्दीन उसी व्यापारी से मिले। उन्होंने ऐसा व्यापार दिखाया जिसमें कम समय में दुगना पैसा मिल जाता है। पहले 2 महीने कहीं व्यापारी के पैसे में से थोड़ा थोड़ा हिसाब निकालकर उन्हें मुनाफा बांटना शुरू किया। व्यापारी को लगा कि कारोबार सचमुच चल रहा है। वे और पैसा लगाते गए। फिर उनके रिश्तेदार, दोस्त और दूसरे व्यापारी भी उसी योजना में निवेश करते गए। असल में कहीं कोई व्यापारी नहीं होता था, सिर्फ पैसा एक जेब से दूसरी जेब में घूमते रहते थे। जब रकम बहुत बड़ी हो जाती तब सब लोग गायब होने को तैयार कर लेते। बीरबल ने कहा, यही कारण था कि कागज सारे असली थे, मोहर भी असली थी, लेकिन मामला कहीं नहीं था।
नसरुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सोचा था कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन बीरबल ने वह सवाल पूछा जहाँ किसी ने किसी सवाल ही नहीं पूछा था। अकबर ने पूछा, कौन सा सवाल? बीरबल बोले, हर आदमी मुनाफा देख रहा था, मैंने व्यापार देखा। हर आदमी कागज देख रहे थे, मैंने माल देखा। हर आदमी वादा सुना रहा था, मैंने जिम्मेदारी खोजी। बस यही पूरी ठगी पकड़ी गई आ गई। अकबर ने हरिदास की और उसके साथियों की सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वही इसी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अकबर ने बीरबल से कहा, सजा तो मिलेगी, लेकिन लोगों को कैसे बचाया जाए? बीरबल दरबार से उठे और सभी व्यापारी किसानों, मजदूर और दरबारियों के सामने आकर बोले, आज ठगों को नहीं, हमारी गलतियों की बात करूंगा। उन्होंने कहा, पहली गलती, जो व्यापारी बिना मेहनत के बहुत अमीर बनने का वादा करे, उससे सबसे पहले सवाल पूछो। अगर मुनाफा इतना आसान हो तो बेचने वाला खुद ही अमीर बन जाता, क्योंकि वे बोलता नहीं। फिर दूसरी गलती, कभी किसी योजना में सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाओ क्योंकि दूसरे लोग लग रहे। भीड़ कभी कभी सही होती है, लेकिन कई बड़े पूरे भीड़ एक साथ गलती कर बैठती है। उन्होंने व्यापारी की ओर देखकर कहा, तीसरी गलती, कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले हर शर्त समझो। जो बात समझ ना आए ऐसे पूछो, सवाल पूछने में शर्त मत करो। फिर किसान की ओर मुड़े, कर्जा लो, लेकिन इतना ही जिससे मेहनत से चुका सको। उम्मीद के भरोसे लिया गया कर्जा अक्सर परेशानी बन जाता है। उन्होंने दरबारियों से कहा, किसी आदमी से की ईमानदारी उसके कपड़ों, मीठी बातों या पद से मत नापो। भरोसा हमेशा उसके काम पर, हिसाब पर रखो। फिर बीरबल ने कुछ क्षणों तक चुप रहे। उन्होंने नसरुद्दीन की ओर देखा। इस बार ना लोगों से पैसे छीने, इसने लोगों की जल्दबाजी खरीदी। दरबार में बैठे हर व्यक्ति ने सिर झुकाया। बीरबल ने अंतिम बात कही, धन कमाना बुद्धिमानी है, लेकिन धन बचाना उससे भी बड़ी बुद्धिमानी है। व्यापार का पहला नियम अधिक कमाना नहीं, पहले मुनाफे से बचाना है। उसी दिन अकबर ने पूरे राज्य में एक नया नियम लागू कर दिया। अब कोई भी बड़ा निवेश बिना लिखे अनुबंध, गवाह और माल की जांच के बिना नहीं हो सकता। किसानों के लिए फसल खराब होने पर सहायता को बनाया जाएगा। व्यापारी के लिए साझेदारी का रजिस्टर बनाया जाएगा और हर बार सौदे का हिसाब राजकोष में दर्ज होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। धीरे धीरे राज्य के लोग का भरोसा वापस आने लग गया। बाजार फिर से आबाद हुआ। किसानों को सही दाम मिलने लगा। व्यापारी सोच समझकर निवेश करने लग गए और नसरुद्दीन उसे कठोर दंड मिला, लेकिन जाते जाते उसने बीरबल से एक बात कही, मैंने सैकड़ों लोगों को हराया क्योंकि वे मेरी बातों पर भरोसा करते थे, लेकिन मैं आपस में हार गया क्योंकि आपने मेरी बात पर नहीं, मेरे काम पर भरोसा किया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठग हमेशा नया तरीका अपनाता है, इसलिए नई चाल से बचने का एक ही तरीका है, अपनी समझों को पुराना मत होने दो। उसी दिन दरबार खत्म हो गया, लेकिन एक बात हमेशा अपनी घर में लेकर आए, धन कमाने से पहले अवसर को परखो, निवेश करने से पहले जोखिम समझो, किसी भी वादे पर भरोसा करने से पहले परिणाम मांगो, भीड़ देखकर निर्माण मत लो। और याद रखो, दुनिया का सबसे महंगा नुकसान वह होता है जो लालच और जल्दबाजी में लिए गए फैसला करवाता है। यही कारण था कि वर्षों बाद भी लोग इस घटना को सिर्फ एक ठग की कहानी नहीं कहते, वे इसे बीरबल की तीन चुनौतियां कहते हैं, क्योंकि इन तीनों चुनौतियों ने पूरे राज्य को ये सिखा दिया था कि बुद्धिमान वे नहीं जो पैसे कमाए, बल्कि वे है जो गलत फैसले से अपना धन, अपनी मेहनत और अपनी विशेषता तीनों की सख्ता कर सकता है।